नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार स्पेशल, ठीक है ना? अब नए व्यूअर जो भी होंगे उनको बता देना चाहते हैं कि दोस्त बिहार स्पेशल यानी कि बिहार के जो भी जीके जीएस है, उनको हम टॉप 2000 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इस सीरीज को कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो है इसी सीरीज का वीडियो नंबर कितना है? 34 है। अगर आप जो है पार्ट 33 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? आप ना बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो, जैसे में बीपीएससी हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया या फिर बिहार एसएससी हो गया, साथ ही साथ बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार सीजीएल हो गया। यानी कि बिहार के राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए एक बार इस सीरीज़ को आप फ़ॉलो करके देखिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिए, आपको कोई भी क्वेश्चन ना नया नहीं लगेगा, आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए बिना समय गँवाए हम प्रश्नों पे चलते हैं। एक बार फ़ॉलो करके देखिए, ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त आज का जो है 331 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? 330 तक तो आपको मालूम ही है कि पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, वो भी व्याख्या सहित, ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोल रहा है 331 नंबर सवाल कि बिहार सरकार द्वारा पुनः यानी कि रीओपन चालू किया गया है। क्या चालू किया गया है? तो रीगा चीनी मिल, ठीक है ना? तो बताइए कि बिहार सरकार द्वारा रीगा चीनी मिल जो चालू किया गया, आखिर वो किस जिले में स्थित है? यही पूछ रहा है, ठीक है ना? रीगा चीनी मिल का जो है इमेज के द्वारा भी आपको लगा दिया ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? अब ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है कटिहार में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुजफ्फरपुर में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी चंपारण में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सीतामढ़ी है। अब बताइए रीगा चीनी मिल है ये कहाँ पर स्थित है? यही आपको बताना है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा दोस्त, ये रीगा चीनी मिल जो है ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीतामढ़ी में स्थित है, ठीक है ना? ये बहुत सालों से बंद हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से बिहार में अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा रही थी, ठीक है ना? और इन जो चीनी मिल बिहार में जितने भी बंद है, अगर सच में उसको चालू कर दिया जाए, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से रीगा चीनी मिल जो है, सीतामढ़ी में स्थित है, इसको रीओपन कर दिया गया है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 4 साल से बंद पड़ी शिवहर और सीतामढ़ी सहित कहाँ की है? ये उत्तर बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माने जाने वाली कौन? रीगा चीनी मिल को दोबारा संचालन शुरू कर दिया गया है। ठीक है ना? अब ये उत्तर बिहार कौन-सा है, हम आपको तो बहुत बार लोकेशन के माध्यम से बता दिए हैं। मेरा यही राय रहता है कि मेरा विद्यार्थी जब पढ़े तो हर चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए, ये बिहार है टोटल, ये बिहार जो है ना बीचों-बीच गंगा नदी निकलती है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ऊपर वाला एरिया इसी को बोला जाता है उत्तर वाला बिहार। तो ये जो है हमारा सीतामढ़ी शिवहर वाला एरिया है, ठीक है ना? यहाँ पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना? सीतामढ़ी शिवहर वाला एरिया है और यहीं पर जो है रीगा चीनी मिल स्थित है। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आएगा दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए दोस्त आपको बिल्कुल समय नहीं गँवाते हुए आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा। हमारे वीडियो में आपको 3 तरह से क्वेश्चन मिलेगा, आपको ईज़ी मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा और हार्ड मिलेगा। यानी कि तीनों तरह से कथन कार्य के साथ-साथ वन लाइनर मिलेगा। बस मेरा यही टारगेट है कि हर एक क्वेश्चन से अनुभव आपको मिल जाए, ताकि जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड ना लगे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहे हैं 332 नंबर प्रश्न, बोल रहे हैं बिहार में राजनीतिक और बौद्धिक संगठनों के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना? अब कथन पे चलते हैं तो कथन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। कोई बात नहीं, अब दूसरे पे चलते हैं। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर में इमदाद अली खान द्वारा की गई थी। अब इन दोनों कथनों को बताना है कि कौन-सा कथन सही है, ठीक है ना? कथन जो है ये बोल रहे हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे? नहीं दोस्त, ये पहला जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये ज बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। कौन थे दोस्त? नरेंद्र देव थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। हम आपको डिटेल्स में भी कराएँगे, लेकिन इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? जो सचिव जो थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। लेकिन वहीं पर दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था और किसने किया था? इमदाद अली खान के द्वारा किया गया था। समझ में आ गया ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक ही सही है, और वो भी कौन-सा है? तो दूसरा नंबर सही है, केवल एक ही सही है। ठीक है ना? यानी कि ये जो है
हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल बी सही है। इसका मतलब ए नहीं बल्कि बी सही हो जाएगा। कैसे? ये सिर्फ सही है, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए हम अपने डिटेल्स में चलते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा केवल, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब चलते हैं, इसको देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? अभी आपको बताया दोस्त, कौन थे? नरेंद्र देव थे। कौन थे? नरेंद्र देव थे। इसके प्रथम सचिव कौन थे दोस्त? सचिव तो जयप्रकाश नारायण थे। अभी आपको दोनों चीज़ बता दिए। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, तो मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना है, वो इमदाद अली खान ने की थी। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? तो यही जो थी, इस पे थोड़ा-सा जो है टाइपिंग प्रिंट गलत हो गया है, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। बोल रहा है 333 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जो सक्रिय नेता थे, सेनानी और उनसे जुड़े स्थानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना? यानी कि ये कथन दिया गया है, इन कथनों को बताना है कि कौन सा जो व्यक्ति है किस जिला से संबंधित रखते थे, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि फूलेना प्रसाद जो है श्रीवास्तव, ये सिवान से थे, बिल्कुल ये सिवान से थे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, जगलाल चौधरी सारण में गए थे, बिल्कुल सारण यानी कि छपरा गए थे, ठीक है ना? वहीं पे बात करें कि कुलानंद वैदिक जो दरभंगा के थे, ये भी सही है। लेकिन वहीं पे बात करें ऑप्शन नंबर डी, श्याम बिहारी लाल जो है, ये क्या कटिहार के थे? नहीं दोस्त, ये कटिहार के नहीं थे, बल्कि ये कहाँ थे? गया के थे। कहाँ के थे? गया के थे। इसको आप जरूर याद रखिएगा। जगलाल चौधरी के नाम से जो है सारण में आपको विश्वविद्यालय भी, कॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि जेपी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये जो श्याम बिहारी लाल जो थे, ये कटिहार के ना होकर बल्कि कहाँ के थे? गया के थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। वहीं पे बात करें फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये सिवान के थे, जगलाल चौधरी सारण के थे, बताए ही, और कुलानंद वैदिक जो है दरभंगा थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, बोल रहा है कि श्याम बिहारी लाल से संबंधित थे। श्याम बिहारी लाल जो है गया से संबंधित है, ठीक है ना? अब गया के कुर्था थाना पर ना ये झंडा फहराने की कोशिश किए थे, ठीक है ना? और वहीं पर ना जो थाना के पुलिस थे, वहीं पे जो उनको गोलियों के जान से मार दिए थे, ठीक है ना? अब बात करते हैं कटिहार थाने की, तो ये जो थे कटिहार, जो धूर्त नाम को ध्रुव नाम का लड़का था, ये कटिहार थाने पर ना झंडा लहराने की कोशिश किया था, और वहां पर भी ना उसी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने भी गोली मार दिए थे, ठीक है ना? उस टाइम जो थे, आपको क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे और ब्रिटिश शासन की ये बातें की जा रही है। समझ में आएगा ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि श्याम बिहारी लाल जो थे, ये गया से थे, और पुलिस स्टेशन में, गया के पुलिस स्टेशन में कौन-सा, कुर्दा थाना पर झंडा लहराने के टाइम पे माने कोशिश किए थे, लेकिन पुलिस वालों ने वहाँ पे गोलियों का शिकार बना दिए थे। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ख़ास कर ये कटिहार वाले का, जो ध्रुव कुमार है, ठीक है ना? इनको भी याद रखिएगा, और गया के जो श्याम बिहारी लाल थे, इनको भी याद रखिए, क्योंकि बार-बार ये एग्ज़ामों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया ना दोस्त? ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 334 नंबर प्रश्न पे। बोल रहे हैं कि बिहार का पहला जैविक गाँव, ठीक है ना? कोठिया निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है ना? कोठिया जो गाँव है आखिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कटिहार में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है समस्तीपुर में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी चंपारण में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सीतामढ़ी में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? कहाँ पर है? समस्तीपुर में। ये जो कोठिया गाँव है, जिसको क्या बोला जाता है? जैविक गाँव, यानी कि ऑर्गेनिक गाँव जिसको बोला जाता है, वो कहाँ पर है? तो समस्तीपुर में। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं, इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2006 में जब बिहार सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू किया था, तो समस्तीपुर का जो कोठिया राज्य का पहला गाँव जो था, जो जैविक बन गया था। समझ में आ गया ना? कौन? कोठिया। राज्य का पहला ऐसा गाँव था जो कि जैविक के रूप में उभरा था। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? क्योंकि एग्ज़ामों में आपको, बिहार के एग्ज़ामों में ये पूछा गया है और पूछने की भी आगे भी संभावना है। समझ में गए ना? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 335 नंबर प्रश्न पे बोल रहा है, बिहार का जो मक्का अनुसंधान केंद्र है, वो आखिर किस जिले में स्थित है? देख रहे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है कटिहार में है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बेगूसराय में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी चंपारण में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सीतामढ़ी में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ठीक है ना? दोस्त आपको मालूम है कि बिहार में जो पहली फसल है, वो कौन-सा है? धान है, ठीक है ना? दूसरी जो फसल है वो कौन-सा है? गेहूँ है। लेकिन वहीं पे बात करें तीसरी फसल की तो वो हमारा कौन-सा है? मक्का है। कौन-सा है? मक्का है। तो उसी की बात बोल रहा है कि आखिर बिहार में जो है मक्का का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्त याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पर है? बेगूसराय में स्थित है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए इसको और भी सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, धान एवं गेहूँ के बाद जो है मक्का बिहार राज्य की तीसरी प्रमुख फसल है। कौन-सी? तीसरी प्रमुख फसल है। यह जो है ना आर्द्र जलवायु यानी कि नमी जलवायु में होने वाली फसल है। इसके लिए भारी जो है दोमट मिट्टी उपयुक्त होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। पहला बिहार का प्रमुख फसल कौन-सा है? धान है, दूसरा गेहूँ है, लेकिन बात करें वहीं पर मक्का तो ये तीसरा है। कहाँ का? बिहार राज्य का। ठीक है ना? इसके लिए दोमट मिट्टी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और नमी जलवायु की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया ना? अब बात करते हैं एक सबसे फैक्ट वाली बातें। भारतीय मक्का अनुस्थान संस्थान केंद्र जो है, ये कहाँ पर है? लुधियाना में स्थित है। कहाँ पर है? लुधियाना में स्थित है। लेकिन वहीं पे बात करें बिहार का जो मक्का अनुस्थान केंद्र है, कहाँ पर है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ये 3 से 4 चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना? भारत का मक्का केंद्र और बिहार का मक्का केंद्र ये तो ज़रूर आपको याद ही रखना है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। ये थोड़ा-सा क्वेश्चन आपको समझने वाला है तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? घबराना नहीं है प्रश्नों को ध्यान से समझना है, हम पूरा आपको समझा के बताएँगे। ठीक है ना? 336 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है बिहार सरकार के संवैधानिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्त? कोई बात नहीं। पहला कथन क्या है? बिहार का जो राज्यपाल है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल राइट है, करते हैं। बात करता है दूसरा कथन कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। नहीं, बिल्कुल दोस्त ये गलत है। ठीक है ना? तीसरा की बात करता है कि अधिकांश मामलों में राज्यपाल संवैधानिक रूप से मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल बाध्य है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ था हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो बल्कि तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि 1 और जो हो जाएगा कौन-सा? 3 ये जो है सही हो जाएगा। अब दूसरा क्यों नहीं सही हो जाएगा? आपको खुद मालूम है कि राज्य के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उनको नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना? कौन से? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है? तो ये हमारा इसीलिए गलत हो गया। तो हमारा कौन-सा हो जाएगा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाए 1 और 3 इसको आप ज़रूर ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना? चलते हैं इसको और भी हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, कथन पहला क्या बोल रहा है? ये भी सही है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल जो होता है ना राज्य के नामात्र प्रमुख होता है। ये भी आपको मालूम है बिल्कुल ना के बराबर प्रमुख होता है। ठीक है ना? दूसरा जो बोल रहा है कथन दूसरा गलत इसलिए कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये भी आपको मालूम है। वहीं भी बात करें तीसरा कथन तो देखिए आर्टिकल 163 के अनुसार जो है राज्यपाल आम तौर पर मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं। ये तो आपको बिल्कुल ही मालूम रहना चाहिए, है कि नहीं? तो आर्टिकल 163 के अनुसार जो है ना राज्यपाल जो होता है ना मंत्री परिषद के ना सलाह पर ही उनकी सहायता और सलाह पर उनके कार्य करते हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है? दोस्त देखिए, आपको ना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जा रहा है और ये 2000 का टारगेट जो भी इसको कंप्लीट कर लेता है ना, अभी फिलहाल में जितना भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, हाल ही में हुए एसआई एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, बिहार दरोगा की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। उसमें आपको आप जाकर देखिए 300 मात्र 30 ही क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट करवाए थे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? इतना बेहतरीन ढंग से आपको व्याख्या इसीलिए कंप्लीट करवाते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना? इसी प्रकार से बीपीएससी में तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और लगभग 72वीं बीपीएससी में आपको 1000 पद आने वाला है, 1000 पद। ठीक है ना? तो लगभग जो भी बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, आप एक बार इस चैनल को फ़ॉलो कीजिए और साथ ही साथ इस सीरीज़ को ना बिल्कुल देखना ना भूलें। और उसके बाद बिहार के आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आपको खुद मालूम होगा ये सीरीज़ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला था। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, 337 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार में लोकसभा की जो कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है ना? टोटल सीटें की बात कर रहा है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यानी कि बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 30 है या फिर 40 है या फिर ऑप्शन नंबर सी है 45 है या फिर ऑप्शन नंबर डी है 36 है। अब बताइए इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार से जो सांसद भेजे थे लोकसभा में वो कितने भेजे थे? तो टोटल 40 भेजे थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना? और वहीं पे बोले कि राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में तो याद रखिएगा 16 है। ठीक है ना? यानी कि लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसको और भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो वही चीज़ें कि बिहार में लोकसभा में 40 निर्वाचित प्रतिनिधि भेजता है, ठीक है ना? और ये जो 40 संसदीय क्षेत्रों से डायरेक्ट चुनाव पर आधारित है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो कितना है, ये 16 है। इसको आप ज़रूर याद रखिए। लोकसभा में कितना है 40 और राज्यसभा में कितना है 16। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है 338 नंबर सवाल, बोल रहा है बिहार में जो है नगर निगमों की कुल संख्या आखिर कितना है? ठीक है ना? बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितना है? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है 20 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 21 है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 19 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 18 है। और ये क्वेश्चन है दोस्त बिहार के एग्जामों में पूछा हुआ है, इसीलिए हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया है। तो दोस्त याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में जो है टोटल नगर निगमों की कुल संख्या कितना है? तो 19 है। कितना है? 19 है। और सबसे अंतिम यानी कि 19वां जो है नगर निगम कौन सा है? बताइए। 19वां जो है नगर निगम कौन सा है? तो याद रखिएगा सहरसा है। कौन-सा है? सहरसा है। ठीक है ना दोस्त? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? क्योंकि अंत वाला बहुत बार पूछा हुआ और पूछने की भी संभावना है। ठीक है? तो डिटेल्स में वही चीज़ आपको बताएँ जो अभी आपको बताए, बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या 19 है। ठीक है ना? और 19वां नगर निगम कौन-सा है? तो सहरसा है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 339 नंबर प्रश्न पे। इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कर्पूरी ठाकुर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है महामाया प्रसाद सिन्हा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है राम सुंदर दास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लालू प्रसाद यादव। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो भी इमेज देखे होंगे ना उनको तो ऑलरेडी मालूम चल ही गया होगा कि आखिर वो कौन व्यक्ति है। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ये महामाया प्रसाद सिन्हा जी। ये जो थे, ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? यानी कि महामाया प्रसाद सिन्हा, इनका चित्र भी लगा दिए हैं, आप इनकी इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है ना? अब हम चलिए इसको और भी ध्यान से समझ लेते हैं, वो भी डिटेल्स में। देखिए, महामाया प्रसाद सिन्हा जो है, इनका जो पूरा का पूरा जीवन काल कितना है? 1 मई 1919 से 1987 तक। ठीक है ना? यह जो थे ना महामाया प्रसाद सिन्हा, यह एक भारतीय राजनीतिक थे, ठीक है ना? वे मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक जो है बिहार के 5वें मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है ना? जो कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हुए थे। समझ में आ गया ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? ये हमारा यहाँ जो है महामाया प्रसाद सिन्हा का जो भी है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 340 नंबर प्रश्न पे, ठीक है? और ये जो है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हम थोड़ा-सा ही कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन पूरा विस्तार में आपको व्याख्या सहित कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर चैनल आपको थोड़ा-सा भी ना लग रहा है कि हेल्पफुल लग रहा है, तो दिल से सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम 340 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है ना? यानी कि हमारा जो है स्वतंत्रता के बाद पहला कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आर.आर. दिवाकर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जयराम दास दौलतराम, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अखालकुर रहमान किदवई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जगन्नाथ कौशल। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए? क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं ना कि स्वतंत्रता के बाद की बात बोल रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास और दौलत राम। ठीक है ना? ये जो थे ना, ये बिहार के पहले स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल बने थे। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है बार-बार घुमा-फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसको और भी थोड़ा-सा डिटेल्स में, वही चीज़ें दिया गया है कि दौलत राम जो है स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। तो इनको ज़रूर आप याद रखिएगा। तो दोस्त आज जो है हमारा पूरा का पूरा 340 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, और हर क्वेश्चन जो है आपको पी बाय क्यू के साथ-साथ, ठीक है ना, वीवीआई क्वेश्चन इसमें
इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जितने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सब का सब आपको इसमें इंक्लूड किया गया, वो भी एनसीईआरटी से। समझ में आ गया ना? तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बिहार के एग्ज़ामों में, आपको घबराना नहीं है। बस आपको ध्यान से ना इस वीडियो को देखते हुए हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए जाना है। ठीक है ना दोस्त? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है ना? अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना?